हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। हमने लास्ट सेशंस में एंडोक्राइन एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बाकी सारे सेशंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। एंड हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, डेट इज़ द एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। तो एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी को हम स्टार्ट करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस से। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में ड्रग्स आते हैं। अगर हम डायबिटीज़ को थोड़ा रिवाइज करें तो डायबिटीज़ को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। वन ऑफ द मोस्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 है वो हमारे पास थी बच्चों में होती है और उसमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जबकि डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 एक ऐसी डिजीज़ थी जिसमें हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा होता है, लेकिन इंसुलिन बॉडी इनसेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन के और वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की ट्रीटमेंट इज़ सिंपल। उसमें हम इंसुलिन एक्सोजेनस इंसुलिन की इंसर्शन देते हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के इंसुलिन आते हैं। उसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, सबसे पहले हमारे पास रैपिड एक्टिंग, देन वी हैव शॉर्ट एक्टिंग, देन वी हैव इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड द लास्ट में हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। तो रैपिड एक्टिंग में हमारे पास लिस्प्रो एंड एस्पार्टेट आ जाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में वी हैव रेगुलर इंसुलिन। इंटरमीडिएट में हमारे पास एनपीएच आता है एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास डेटमेट एंड ग्लाइकोजीन आता है। लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि ज़्यादातर सवालों में पूछी जाती हैं ऑन द यूएस एमिली एंड डिफरेंट क्यू बैंक्स, तो हम वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के ड्रग्स हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के ड्रग्स को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो मतलब कि वो ड्रग्स जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बॉडी में बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो सिंपल इसका मेथड ये है कि हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दें तो बॉडी जो है वो वापसी रिस्पॉन्स देने लग जाएगी इंसुलिन को और हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट डेवलप नहीं होगी। तो ऐसे ड्रग्स में हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स आते हैं। वन ऑफ देम एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ देम आर दी बैगोनाइड्स, जिसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन इज द वेल नोन ड्रग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस। देन वी हैव द थायोजोलिडोनाइडियोन, जिसमें हमारे पास ग्लिप्टन्स आते हैं। सो द पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन आर एग्जांपल ऑफ थायोजोलिडोनाइडियोन्स। तो हम सबसे पहले आते हैं बाइगोनाइड्स पे। बाइगोनाइड्स में हमारे पास जो वेल नोन ड्रग है इट इज़ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये इनहिबिट करता है हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को बाय इनहिबिटिंग ग्लूकागोन। तो जब ग्लूकागोन की हमारी बॉडी में सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑलरेडी रुक जाएगी। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाएगी तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट डेवलप नहीं होगी। उसके अलावा मेटफॉर्मिन का काम ये होता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में एंड इवेंचुअली एटीपी सिंथेसिस में। तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होने लग जाएगा एटीपी सिंथेसिस में, मतलब कि एनर्जी सिंथेसिस में। उसके अलावा ये इसको मैकेनिज्म को कैसे परफॉर्म करवाता है, बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, मतलब कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के। सो द थ्री मैकेनिज्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द फंक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन इज, ये हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है एंड लास्ट में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके साइड इफेक्ट्स हमारे पास हैं जीआई अपसेट, लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है याद करने के लिए, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस और रीनल इंसफिशिएंसी आर रियली एसोसिएटेड विद ईच अदर। और अगर किसी का हमारे पास जीएफआर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलप हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास मेटफॉर्मिन को डोज को हमारे पास या तो रिड्यूस करना पड़ता है या तो उसको बंद करना पड़ता है। उसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है कभी कभी। एंड साथ में वेट लॉस जो है इट इज़ आल्सो अ डिजायर्ड साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। उसके बाद आते हैं थायोजोलिडोनाइडियोन्स पे। थायोजोलिडोनाइडियोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम को जिसका नाम है पीपार गामा। सो द पीपार गामा एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो वो भी हमारे पास इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है एंड हमारे पास लेवल्स ऑफ एडिपोनेक्टिन को भी बढ़ाता है, जिसके ज़रिए वो रेगुलेट कर रहा होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में। तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स आर नॉन डिजायरेबल सच एज वेट गेन, एडिमा, हार्ट फेलियर, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो डोसिग्लिटाजोन के साथ एक और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है दैट इज द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इस वजह से थायोजोलिडोनाइडियोन्स आर नॉट सच यूजफुल ड्रग्स। अब हम इन ड्रग्स को इतना इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जो इंसुलिन की सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, मतलब कि पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो और भी ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज करें। इस टाइप ऑफ ड्रग्स में हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज आर द मोस्ट कॉमन। उसके अलावा हमारे पास मेग्लिटनाइड्स भी आते हैं। सो द सल्फोनाइल यूरियाज आर डिवाइडेड इनटू टू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन।
सल्फोनाइल का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे पास, अगर हम फिजियोलॉजी को याद करें, तो हमारे पास जब पोटेशियम चैनल्स क्लोज होते थे तो हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते थे, जो कि कैल्शियम चैनल्स ओपन होने की वजह से इंसुलिन पेनक्रियास के बाहर आ जाता था। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे एक्ट करते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, वो जाके पोटेशियम चैनल्स को क्लोज कर देते हैं इन द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जिसके बाद हमारे पास सेल की डिपोलराइजेशन हो जाती है और हमारे पास इंसुलिन जो है वो रिलीज हो जाता है विया कैल्शियम इन्फ्लक्स। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि डाइसल्फेरम लाइक रिएक्शन, जो कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज के साथ देखा गया है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन, जो कि सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज के साथ देखे गए हैं। उसके बाद नेगलिटेनाइड्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे कि नेटिग्लिनाइड एंड गैपाग्लिनाइड। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज के सिमिलर है, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि इनमें सल्फर कंपाउंड नहीं होता, इस वजह से ये एलर्जी नहीं करवाते। एलर्जिक रिएक्शंस में दे डू नॉट प्ले अ रोल, लेकिन क्योंकि इनमें सल्फर कंपाउंड होता है सल्फोनाइल यूरियाज में, दे कोज एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडी। उसके बाद हम आते हैं ऐसे ड्रग्स पे जो कि हमारे पास इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन वो सल्फोनाइल यूरियाज की कैटेगरीज में नहीं आते। तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि GLP-1 एनालॉग्स और हमारे पास DPP-4 इनहिबिटर। तो हमारे पास GLP इज बेसिकली अ ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड, जो कि हमारे पास रिलीज होता है जब भी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जब भी हम फूड लेते हैं, वो फूड कन्वर्ट हो जाता है कार्ब्स में। जब भी वो कार्ब इंटेस्टाइन से पास होते हैं तो वो सिक्रेशन करवाते हैं GLP की। दिस GLP देन एक्ट्स ऑन द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स और वहाँ से वो इंसुलिन की सिक्रेशन करवाता है। तो GLP-1 एनालॉग्स जो हैं वो सेम रोल अदा कर रहे होते हैं, ये हमारे पास इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास DPP-4 क्या है? DPP-4 एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे पास GLP के ब्रेकडाउन को करवाता है। मतलब कि जब भी DPP-4 की अमाउंट ज़्यादा होगी, GLP की अमाउंट कम होगी, GLP की अमाउंट कम होगी तो इंसुलिन की अमाउंट कम होगी। तो DPP-4 ऐसे ड्रग्स हैं, इनहिबिटर DPP-4 इनहिबिटर्स ऐसे ड्रग्स हैं जो GLP की इनहिबिशन को रोकते हैं। तो हमारे पास अगर DPP-4 जो है वो इनएक्टिव हो जाए तो हमारे पास GLP कंटिन्यूसली हाई स्टेज में होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो कंटिन्यूसली हाई स्टेज में होगा, और इंसुलिन हाई स्टेज में होगा तो हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिया की स्टेट डेवलप नहीं होगी। इनके साइड इफेक्ट्स आर नोजिया, वोमिटिंग एंड पैंक्रियाटाइटिस इज द important side effect associated with GLP-1 analogs such as exenatide and liraglutide। लेकिन DPP-4 इनहिबिटर्स के हमारे पास जो साइड इफेक्ट हैं, डेट इज द रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। Then another category of drugs that is important is the drugs that inhibit the glucose absorption in the body. These include alpha glucosidase inhibitors and SGLT2 inhibitors. So SGLT2 inhibitors block the reabsorption of glucose in the kidneys। जब ग्लूकोज किडनी से पास हो रहा होता है तो वो PCT में एब्जॉर्ब होने लग जाता है, लेकिन SGLT2 इनहिबिटर्स जो है वो उस प्रोसेस को रोकते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिया बढ़ जाता है और बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है। उसके अलावा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो जब भी ग्लूकोज जो है वो इंटेस्टाइन से पास होगा अनएब्जॉर्ब स्टेज में, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया एक्ट करेंगे जो कि उसको जो कि बॉडी में GI अपसेट करवा देंगे और ब्लोटिंग वाले सिम्टम्स करवाएंगे। उसके अलावा जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास ग्लूकोज को यूरिन में एब्जॉर्ब होने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज पास होगा तो वहाँ पे UTI वाले इन्फेक्शंस आ सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज यूरिया की वजह से UTI हो सकता है, वल्वोवाजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है फीमेल में, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, क्योंकि सोल्यूट ग्लूकोज है वो सोल्यूट ऑस्मोटिक ओवरलोड करवाएगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, एंड डेट विल कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड वेट लॉस इज अगेन अ डिजायर्ड साइड इफेक्ट ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स। Then we have some uncommon drugs such as amylin analogs। उसमें हमारे पास एक ही ड्रग आता है, डेट इज दी प्रेमलिनटाइड। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि हमारे पास ग्लूकागोन की रिलीज को कम करवा देता है और हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करवा देता है। तो जब गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम होगी तो ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज होगा, एंड ग्लूकागोन की रिलीज को कम करवाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी और हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिया की स्टेट डेवलप नहीं होगी। And now moving on towards some other drugs of endocrine pathology, these include thiazolamides। thiazolamides में वो ड्रग्स आते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस को रोकते हैं या तो थायराइड के फंक्शन को रोकते हैं। दीज इंक्लूड प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथमाजोल। सो PTU एंड मेथमाजोल आर द मोस्ट कॉमन यूज थायोनामिड्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जाके ब्लॉक कर देते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज को। थायराइड पेरोक्सीडेज इज अ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि हमने फिजियोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा है। तो अगर थायराइड पेरोक्सीडेज की इनहिबिशन हो जाएगी तो
हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो ये हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास वी हैव टू इनहिबिट थायराइड एनी हाउ। तो थायराइड ऐसे ड्रग्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को रोकते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम थायराइड पर ऑक्सीडेज। इसमें से एक एंजाइम डेट इज़ द एक ड्रग पीटीयू डेट इज़ द प्रोपाइल थायोरेसिल। वो इसका मैकेनिज्म एक्शन ये भी होता है कि वो जाके 5D आयोडीनेज को ब्लॉक कर देता है। तो जब 5D आयोडीनेज ब्लॉक हो जाता है उससे ये फ़ायदा होता है कि T4 जो है, जो कि इनएक्टिव थायराइड हार्मोन है, वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। T3 इज़ द एक्टिव थायराइड हार्मोन, T4 इज़ द इनएक्टिव। और इसकी कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है डेट इज़ 5D आयोडीनेज, और पीटीयू इनहिबिट करता है 5D आयोडीनेज को। तो क्लिनिकल यूजेस के क्या हो गए? क्लिनिकल यूज हो गए हाइपरथायरॉयडिज्म। पीटीयू इज आल्सो यूज्ड इन प्राइमरी। अच्छा, पीटीयू का जो काम होता है ये इट इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि मेथमाजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके साथ एक साइड इफेक्ट कंजेनिटल डिजीज एसोसिएटेड होती है डेट इज नोन एज एप्लेजिया क्यूटिस। तो एप्लेजिया क्यूटिस एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें स्किन प्रॉपर फॉर्म नहीं होती इन चिल्ड्रन इफ mothers are using methimazole during pregnancy. That's why methimazole is contraindicated in the first trimester of pregnancy, और तब हम प्रोपाइल थायोरेसिल को यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें इन दोनों ड्रग्स के तो स्किन रैश, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी आर कॉमन। पीटीयू जो है वो एसोसिएटेड होता है एनका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस के साथ, और मेथमाजोल जैसा कि हमने पढ़ा एक टेराटोजन है जो कि करवाता है एप्लाजिया क्यूटिस। Then we have the levothyroxine या फिर liothyronine. So these are the drugs that are used in the conditions of hypothyroidism, मतलब कि these are exogenous thyroid hormones। तो हमारी बॉडी जब भी sufficient amount में ड्रग्स hormones प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो ऐसी कंडीशन में we have to give exogenous hormones. These include levothyroxine and liothyronine. So the levothyroxine is basically a replacement of for T4, and liothyronine is replacement for T3. The clinical use again hypothyroidism. Adverse effects is क्या आएंगे? Adverse effects will be tachycardia, heat intolerance, tremors and arrhythmias. Then we have some minor drugs of pituitary gland, जैसे कि ADH antagonist में हमारे पास tolvaptan and convaptan आ जाते हैं। and these are the antagonist of ADH। demiclocycline जो कि हमारे पास एक ADH सिग्नलिंग इनहिबिटर है, तो हमारे पास ADH जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। desmopressin that is an ADH analog। growth hormone we can give in growth hormone deficiency and in Turner syndrome। Oxytocin is used for the induction of labor in females during the labor pains at the time of delivery, and somatostatin is basically an octreotide जो कि यूज होता है इन एक्रोमेगाली, कार्सिनोइड सिंड्रोम, गैस्ट्रिनोमा, ग्लूकागोनोमा एंड डिफरेंट esophageal varices। तो दीज वर सम माइनर ड्रग्स। उसके अलावा फ्लूडोकोर्टिसोन हमने पढ़ा कि वी हैव एड्रिनल इनसफिशिएंसी में मेन्थ्लोकोर्टिकोइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो ड्रग यूज होता है डेट इज फ्लूडोकोर्टिसोन। इट इज अ मेन्थ्लोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट इन प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। और दीज वर द इम्पोर्टेंट ड्रग्स दैट आर एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। अगर कोई अब तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर नेक्स्ट सेशंस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस, और हम जो है वो आगे डिफरेंट मॉड्यूल्स भी फर्स्ट एड से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।